नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों, आज मैं संस्कृत का अंतिम वीडियो वर्ण विचार लेकर आया हूँ, जो कुछ एक लोगों की मांग थी उनके अनुसार, और उन्होंने ही देखा है। जिन्होंने देखा उनको बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं देखा उनको उससे बड़ा धन्यवाद, क्योंकि कंपटीशन के इस ज़माने में इंसान कितने वीडियो देखे ये सब जानता है, लेकिन वास्तविकता वीडियो देखना और उसके अंदर क्रियान्वित की गई पाठ्य सामग्री में उस दिन पता चलेगा जिस दिन एग्ज़ाम होगा। तब तक के लिए दोस्तों, जिस चैनल, जिस टीचर, जिस वीडियो पर आपको ट्रस्ट है उसको देखते रहें। और मेरा कहना यही है कि जहाँ पर आप देख रहे हो वहाँ पर अपनी पूरी ईमानदारी से देखें, और इतना सा याद रखें कि कभी जहाँ पर कीचड़ उछलता है वहाँ पर भी फूल खिल सकते हैं। तो थोड़ा सा ट्रस्ट करें, और जो दो चार लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वह इन वीडियो को बार बार देखकर एग्ज़ाम तक चले जाएं। वहाँ पर कम से कम इन दोनों वीडियो से 5% नहीं आए तो उसके बाद में शायद मेरा वीडियो डालना असंभव हो जाएगा, क्योंकि मैं भी उसी रीट की परीक्षा में बैठूंगा जिसमें आप लोग बैठोगे, और जिस पर मुझे ट्रस्ट है, जिस कंटेंट में, मैं वही आपको शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, शुरुआत उन्हीं 2 लाइनों से करूँगा। संस्कृत भाषा मेरी देववाणी और अमृत भाषा है, और इसके ऊपर मेरे को 2 लाइनें हमेशा याद रहती है जो मेरी ग्रेजुएशन टीचर डॉक्टर नमिता मैडम ने हमें सुनाई थी, और वह थी सुरस सुबोधा, सुरस सुबोधा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नेव क्लेशा न च कठिना, नेव क्लेशा न च कठिना। और आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। उच्चारण स्थान। कल मैंने आपको स्वर और व्यंजन बताए। स्वर आपको विदित होगा कि स्वर पाणिनि के अनुसार 21 और 22 होते हैं, जिनमें 5 मूल स्वर या छोटे स्वर होते हैं। इसके अलावा 8 स्वर दीर्घ या गुरु या बड़े स्वर होते हैं। इसके अलावा 4 स्वर ऐसे होते हैं जो आपको विदित होगा कि 4 स्वर वे होते हैं जो संयुक्त स्वर होते हैं, जिन्हें प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर कहा जाता है। और 4 स्वर ऐसे होते हैं जो कि दोस्तों अयोगवाह होते हैं। इस प्रकार 21 या 22 स्वर पढ़े थे, और हमने व्यंजन पढ़े थे। व्यंजनों की संख्या पाणिनि के अनुसार 42 यानी 42 द्वा चतुवारी शत बताई गई है, जो कि कुल मिलाकर स्वर और व्यंजनों को मिलाकर कुल वर्णों की संख्या पाणिनि के अनुसार 63 या 64 बताई गई है। दोस्तों, यहाँ से आपके प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। उसके बाद हमने स्वरों के प्रकार बता दिए मैंने। इसके अलावा थोड़ा सा ओवरव्यू बताने के लिए व्यंजन का प्रकार बताऊँ। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। पहला व्यंजन जिनमें आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, कैसे लेकर म तक। अंतस्थ, उसके बाद अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण होती है ये, व, र और ल। इसी क्रम में याद करना, ये, व, र और ल। उसके बाद में उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, स, श, श और ह। स, श, स और ह, जिनको सल प्रत्याहार कहा जाता है। अंतस्थ वर्णों को यन प्रत्याहार कहा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, जो आपको पता होगा, किश, त्र, गे और श्र। 4 होते हैं संयुक्त वर्ण। 25 और 4 29 और 4 33। कुल वर्ण कितने हो गए? 33 हो गए दोस्तों। पाणिनि के अनुसार कुल 42 वर्ण बताए गए हैं, और पाणिनि के अनुसार कुल 21 या 22 स्वर बताए गए हैं। पाणिनि ने कुल 63 या 64 वर्ण बताए हैं, और यही हमें एग्जाम में याद कर जाना है। आज दोस्तों मैं लेकर आया हूँ उच्चारण स्थान और प्रयत्न। उच्चारण स्थान की परिभाषा बताऊं सबसे पहले तो उच्चारण स्थल वो होता है प्रत्येक वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है, उद्गम स्थल होता है, उसे उच्चारण स्थान कहा जाता है। कोई भी वर्ण या कोई भी ध्वनि आपके मुंह के किस अंग से उद्गम हो रही है, किस अंग विशेष से उद्गमित हो रहा है शब्द, किस अंग से कोई भी ध्वनि निकल रही है, कोई भी वर्ण निकल रहा है, उसी को कहा जाता है उच्चारण स्थान।
और उच्चारण स्थान की बात करूं तो सामान्य उच्चारण स्थान 7 होते हैं दोस्तों। सामान्यतः उच्चारण स्थानों की संख्या 7 होती है और यह आपको यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों। 7 कौन कौन से हैं? एक कंठ होता है, एक दंत होता है, एक जीवामूलम होता है, एक तालु होता है, एक ओष्ठ होता है, एक मुर्दा होता है जिसे मुंह भी बोलते हैं, और एक नासिक होता है यानी नाक। कंठ, दंत, जीवामूलम, तालु, ओष्ठ यानी होठ, मुर्दा यानी मुंह और नासिका यानी नाक। ये 7 क्या होते हैं दोस्तों? ये 7 मूलतः वर्ण को उच्चारण करने वाली जगह हुआ करती है। इसके अलावा अगर पाणिनि शिक्षा के अनुसार बात करें तो उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 8 होते हैं दोस्तों। 7 तो जो ऊपर दिए गए हैं, कंठ, दंत, जीवामूलम, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, नासिका, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, नासिका, और इसने 8वां बताया पाणिनि ने ऊरस। ऊरस यानी उच्चैरुदात, जो उच्च वर्ण निकलते हैं उन्हें ऊरस कहा जाता है। 8 स्थान बताए हैं पाणिनि के अनुसार। आपके यहाँ से प्रश्न जरूर बनने की संभावना है दोस्तों कि सामान्यतः कितने वर्ण होते हैं? सामान्यतः 7 उच्चारण स्थान होते हैं सामान्यतः, और पाणिनि के अनुसार एक और बताया गया है ऊरस, तो 8 उच्चारण स्थान हो जाते हैं। इसके बाद की विधि करूँ, 2 उच्चारण स्थान वाले वर्णों की संख्या 10 है। ऐसे उच्चारण स्थान जो कि 2 जगह से उच्चारित होते हैं उनकी संख्या 10 है दोस्तों। ऐसे उच्चारण स्थान जो कि डबल जगह से उच्चारित होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 10। और इनके बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको कि प्रत्येक वर्ण का 5वां वर्ण, 5 तो वे हो गए जो प्रत्येक जो वर्ग होता है, कु, चू, टू, तू, पू, जो चूटू होता है उसका जो 5वां वर्ण होता है य मंगणनम, ये मंगणनम, ये जो 5 होते हैं ये डबल बार उच्चारित होते हैं दोस्तों। 2 उच्चारण स्थान हैं इनके। इसके अलावा ए, ऐ, ओ, औ और व। ए, ओ, ऐ, औ और व, 5 और 5 कितने हो गए? 10। 2 उच्चारण स्थान वाले वर्णों की संख्या 10 बताई थी दोस्तों। और 10 उच्चारण स्थान है य, म, ग, ण, न, म, ए, ऐ, ओ, औ और व। ये है 10। कुल मिलाकर 10 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान 2 जगह से होता है। इसके बाद की बात करूं, वकार से उच्चारण स्थानमस्ति। प्रश्न है एक कि वकार से उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दंतो अष्टम। वकार से उच्चारण स्थान क्या है? दंतो अष्टम। उसके बाद में यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन पर हम बाद में चर्चा करेंगे दोस्तों। इससे पहले हम बात करते हैं, प्रश्न के साथ हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे दोस्तों। और यहाँ पर आपको प्रश्न जो दिया गया है कि वकार से उच्चारण स्थानाम अस्ति, वकार से दंतोष्टम दोस्तों, वकार से दंतोष्टम, वकार से दंतोष्टम, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। इस प्रश्न को आप पढ़कर जाना, वकार से दंतोष्टम। इचु यसानाम रिक्त स्थान पूर्यत, इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। इचु यसानाम रिक्त स्थानम पूर्यत, इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु। अकुह विजर्णीय नाम कंठ है, अकुह विजर्णीय नाम कंठ है। इस प्रकार प्रश्न डायरेक्ट सूत्र से आएंगे आपको। अकुह विजर्णीय नाम कंठ है। अ, आ, क वर्ग और है वर्ग और अह जो होता है उनका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। अकुह विजर्णीय नाम कंठ है, अकुह विजर्णीय नाम कंठ है। अ, आ, क वर्ग और क, ख, ग, ng और ण और है और विसर्ग, इन सबका उच्चारण कहाँ होता है? कंठ में होता है दोस्तों। खुद बोलकर अभ्यास करना इनका बार बार, आपको उच्चारण स्थान कभी नहीं भूलोगे आप। और इस सूत्र याद कर लेना, कुह विसिजर्णीया नाम कंठ है, कुह विसिजर्णीया नाम कंठ है। आ वर्ग पूरा और है और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ कहलाता है, कंठ कहलाता है। कंठ यानी आपके कठ। इसके बाद में दूसरा होता है ईचू यसा नाम तालु, ईचू यसा नाम तालु। ई छोटी ई, बड़ी ई और च वर्ग पूरा, ये और श का उच्चारण स्थान तालु से होता है। तालु का मतलब आपका तालवा, जिसको आप तालवा बोलते हो, जो आपके सिर के ऊपर तालवे से जहाँ से आपकी आवाज़ का गुंजन होता है वो होता है तालु, वहाँ से निकलती है ई, च, छ, ज, झ, ण, ये, स आदि जो वर्ण हैं इनको तालवी सकार कहा जाता है। ये कहाँ से निकलते हैं? तालु से निकलते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, पूरा च वर्ग, ये और
श सलगम वाला स, सी वाला स, ये कहाँ निकलेंगे? आपके तालु से निकलेंगे। तालु यानी तालव्य सकार कहलाएंगे। कभी भी आपको संधि पढ़ते वक्त जो सी वाला स होता है उसको आपको तालव्य सकार बोलना होता है। ई, छोटी ई, बड़ी ई, पूरा च वर्ग और ये और स, ये कहाँ निकलेंगे? तालु से निकलेंगे, तालव्य से निकलेंगे। उसके बाद में दूसरा सूत्र है दोस्तों, दूसरा ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसके शब्द इसके वर्ण देखो आप, री, छोटी री, बड़ी री, ट वर्ग पूरा, ट, ठ, ड, ढ, न, और र और स और श, षष्ठी वाला श, षष्ठी वाला श, और कौन सा? छोटी री, बड़ी री, पूरा ट वर्ग, र वर्ग और छोटा वाला जो श षटकूट वाला श होता है। ये कहाँ से निकलते हैं? इनको बोलते वक्त पूरा मुंह काम में आता है दोस्तों। ये मुर्दा से निकलते हैं, आपके मुर्दा से निकलते हैं। छोटी री, बड़ी री, पूरा ट वर्ग, र और श, ये कहाँ से निकलेंगे? ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। इस प्रकार अगर आप बार बार बोलोगे तो आपको ये हमेशा स्थायी मेमोरी में याद हो जाएगा दोस्तों। ये उच्चारण स्थान इतने आसान चीज़ें हैं जो आप कभी नहीं भूलोगे। और यहाँ से रीट की परीक्षा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, क्योंकि दोस्तों जब हम स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो सबसे पहले बच्चों को इन्हीं को सिखाना होता है कि आप कैसे बोलोगे। उनको जब हम कक्का बारगड़ी और आई सिखाते हैं उस वक्त यही वर्णमाला काम में आएगी दोस्तों। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मेरे को खुद को भी तो सीखना था, इसलिए आप लोगों के समक्ष ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें तीसरा चौथा सूत्र है ऋतु लसानाम दंता है, ऋतु लसानाम दंता है, ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता। इसमें लरी आ गया, त वर्ग आ गया पूरा, त, थ, द, ध और न, और ल आ गया और श आ गया। श सलेट वाला श आ जाता है दोस्तों, जो सत्य में लिखा जाता है। इनको सबको दंती शकार कहा जाता है और इनकी उत्पत्ति दांतों से होती है। आप खुद बोल के देखो, खुद प्रैक्टिकल करके देखो दोस्तों, रटने से पार नहीं पड़ने वाली। जब तक खुद पर प्रैक्टिकल नहीं करोगी कि कौन सी ध्वनि कहाँ से निकल रही है, तब तक आपको ना तो सूत्र याद होगा, ना आपको यह इसके अंदर जो वर्ण बोले जा रही है होगा। यहाँ से सीधा सा प्रश्न जो मैंने ऊपर बताया था उस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। लरितु लसानाम दंता, लरितु लसानाम दंता, लरी पूरा त वर्ग, ल और श, ये सब दांत से निकलते हैं। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। और आगे आता है उपपदमान्यानाम ओष्टौ, उपपदमान्यानाम ओष्टौ, उपपदमान्यानाम ओष्टौ। बार बार अगर आप 3-4 बार इस सूत्र का अवलोकन करोगे अपने मन में, अपनी जिज्ञासा, अपने चेतन मन से आप इसको बार बार बोलोगे तो आपका चेतन मन में ये स्थायी रूप से बढ़ जाएगा दोस्तों। चेतन मन में हमेशा इसको बनाए रखने के लिए आपको खुद के विवेक से इसका उच्चारण करना ही होगा। लाइब्रेरी में बैठकर कभी भी उच्चारण स्थान याद नहीं हो सकते। हमेशा कहीं ऐसी जगह एकांत में घर पर बैठकर इनका उच्चारण करोगे, तभी आपको उच्चारण स्थान स्थायी मेमोरी में हमेशा चेतन मन में ही रहेंगे। उपपदमान्यानाम ओष्टौ, इसमें दोनों उ और पूरा प वर्ग, प, फ, ब और म उपपदमानिया नाम वर्ण कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? ये उपपदमानिया नाम वर्ण कहलाते हैं। इनके अंदर आप देख सकते हो इनका होठों से उच्चारण होता है, उसमें ऊ, प, फ, ब, भ और म सारे बोलते वक्त आप खुद प्रैक्टिस करो कि अपने होठ दोनों स्पर्श होते हैं, तभी ये ध्वनि निकलती है। इस प्रकार दोस्तों अब आगे बढ़ता हूँ। उपपदमान्यानाम ओष्टौ, उपपदमान्यानाम ओष्टौ, उपपदमान्यानाम ओष्टौ। ऊ और पूरा प वर्ग का उच्चारण स्थान होठ से होता है। उसके बाद में आगे बोलता हूँ दोस्तों। आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। छठा जो उच्चारण स्थान है वो है यम गणनानाम नासिकाच, यम गणनानाम नासिकाच, यम गणनानाम नासिकाच। ये मण गण नम, ये मण, ये मंगणन, ये मंगणन, यम गणन, ये
म, ng, ण और न। ये जो पांचों वर्गों का जो अंतिम वर्ण है, ये हो गया, म हो गया, ng हो गया, ण हो गया और न हो गया। इनका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। ध्यान देकर बोलना दोस्तों। ये म, ng, ण, न, ये सब कहाँ से निकल रहे हैं? आपके नासिका से। याद करने का एकमात्र तरीका है दोस्तों, अपने खुद के मुंह से बोल करके उच्चारित कर लो। कभी भी अपने रूम में बैठकर आपको हमेशा स्थायी मेमोरी में याद हो जाएंगी ये सूत्र। इसके बाद में ए दई तो कंट तालु, ए दई तो कंट तालु, ए दई तो कंट तालु। ए और आई कहाँ से निकलता है आपका? बोला था ना मैंने पहले कि 10 वर्ण ऐसे हैं जो 2 जगह से उच्चारित होते हैं। तो जो ए और आई होते हैं ये कहाँ से हो रहे? कंठ और तालु दोनों से हो रहा है। ए और की कहाँ से निकल रहे? कंठ और तालु। याद रखना। 7वां स्थान बता दिया। 8वां ओ दई तो कंठोष्टम, ओ दव तो कंठोष्टम। ओ और औ कहाँ से निकल रहे हैं? कंठोष्ठ। कट और होष्ट यानी होठ से निकल रहे हैं। कट और होष्ट से ओ दव तो कंठोष्टम। उसके बाद की बात करूं तो उसके बाद में वकार से दंतोष्टम, वकार से दंतोष्टम। वह जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान दांत और होठ दोनों है दोस्तों। दांत और होठ दोनों होते हैं वकार से दंतोष्टम। उसके बाद में अंतिम जो माहेश्वर सूत्र है 10वां, वो नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। नासिका से अनुस्वार का उच्चारण होता है। नासिका यानी नाक से, अनुस्वारस्य, अनुस्वार का मतलब जो बिंदी होती है किसी भी मैक के ऊपर कहीं पर भी, वो बिंदी आपके नाक से उच्चारित होगी। बोल के देख लेना आप। शांतनु, शांतनु क्या निकल रहा है? आपके नाक का उच्चारण स्थान हो रहा है। नासिका से नासिका से होता है किसका उच्चारण स्थान? अनुस्वार का। और लास्ट 11वां है जीवामूल्य से जीवामूलम, जीवामूल्य से जीवामूलम, जीवामूल्य से वर्ण का उच्चारण स्थान जीवामूलम होता है दोस्तों, जीवामूलम होता है। और इसके बाद की बात करूं तो इनको सबको एक बार और पढ़ लेता हूं दोस्तों, जो ताकि एक बार और इसकी कहानी सुना देता हूं ताकि आपको इस सूत्र याद करने में सहूलियत हो, थोड़ा भी फायदा मिले याद करने में। तो दोस्तों मैं आपके लिए धन्य रहूँगा हमेशा। इनमें पहला से ही स्टार्ट करता हूँ किसमें क्या लिखा हुआ है आपको दिखाते हुए, और फिर बोलता हूँ ताकि आपको हमेशा आप भी याद कर सकें इनको। मैंने बोला था दोस्तों 7 उच्चारण स्थान सामान्यतः होते हैं, और 8वां बताया किसने? उर्स बताया है पाणिनि ने। और इनके जो 2 उच्चारण स्थान ऐसे हैं जो कि 10 उच्चारण स्थान ऐसे हैं जो 2 जगह से निकलते हैं, जिनमें आपको बताया था मैंने यम गणनम और ए आई ओ औ, इसके ओ और अव। उसके बाद में हम पढ़ते हैं दोस्तों अकुह विसर्जनिया नाम कंठ है, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ है, इचु ऐसा नाम तालु, इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु रसणाम मुरिदा, ऋतु रसणाम मुरिदा, लरितुलसानाम दंत है, लरितुलसानाम दंत है। उसके बाद में उप पद्मानियानाम ओष्टौ, उप पद्मानियानाम ओष्टौ, उत्पद्मानियानाम ओष्टौ। उसके बाद नेक्स्ट है यम गणनानाम नासिका च, यम गणनानाम नासिका च, एदयितो कंठतालु, एदयितो कंठतालु, ओदवतो कंठोष्टम, ओदवतो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतो अष्टम, नासिकानुस्वारस्य, 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 जीवामूल्यस्य जीवामूलम, जीवामूल्यस्य जीवामूलम। इस प्रकार से आप अपने स्व विवेक से अपने घर पर बैठकर इनको अगर बार बार बोलोगे तो आपको स्थायी रूप से याद हो जाएंगे, और हर एक परीक्षा जहाँ पर आपको संस्कृत लैंग्वेज लेनी होगी वहाँ पर आपको उपयोगी फील होंगे दोस्तों। उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ, और माहेश्वर सूत्रों में अंत में 2 बार प्रयोग होने वाला वर्ण कौन सा है? ण होता है दोस्तों। ण 2 बार आता है, आप याद रखना। माहेश्वर सूत्रों में अंत में 2 बार प्रयुक्त होने वाला वर्ण कौन सा है? ण होता है। आ सकता है आपके एग्जाम में दोस्तों। उसके बाद में ण आ गया, ए ई ण, ल ण 2 बार हो गया ना प्रयोग। ए ई उ ण पहला और ल ण छठा। माहेश्वर सूत्र में भी दोनों में ण 2 बार प्रयुक्त हो रहा है। माहेश्वर सूत्रों में हलंते
वर्णों की संख्या कितनी होती है? हलंत वर्णों की संख्या 15 है, 15 होती है। याद रखना, 14 तो माई सूत्रों के अंतिम जो वर्ण है वो वैसे ही हलंतिम होता है, और एक 15वां भी होता है दोस्तों, जो कि ल होता है। लण, जो छठा होता है ना लण, इसमें जो ल होता है ये भी क्या होता है? ये भी हलंतिम होता है। इसमें भी हलंतिम किसी तस्य लोप से इसमें इत संज्ञा हो जाती है इसकी ल की। और ये भी 15, कुल मिलाकर 15 वर्ण याद रखने हैं आपको, जो कि माहेश्वर सूत्रों में हलंतिम होते हैं। याद रखना दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पुटअप हो सकता है कि माहेश्वर सूत्रों से कितने वर्ण अलंतिम होते हैं, तो 15 वर्ण हलंतिम होते हैं। एक प्रश्न था यहाँ पर, कौन सा अंत में 2 बार प्रयोग हुआ है? ण हुआ है, अ ई ण में और ल ण में। इसके बाद में दोस्तों प्रेतन आते हैं, यतन। और प्रेतन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रेतन 2 तरीके के होते हैं, एक आभ्यंतर प्रेतन, एक बाह्य प्रेतन। प्रेतन वो होता है दोस्तों, आप किसी भी मात्रा को उच्चारित करते हो उस वक्त आपको कितना वक्त लगता है, कितना समय लगता है, उच्चारण जहाँ से हो रहा है वो तो उच्चारण स्थान हो गया, और जितना उच्चारण करने में वक्त लग रहा है उसको कहा जाता है प्रेतन। कितना जो उच्चारण करने में वक्त लगता है उसको प्रेतन कहा जाता है। मात्रा के उच्चारण में लगने वाला समय, मात्रा के उच्चारण में लगने वाला समय प्रेतन कहलाता है। और प्रेतन 2 प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर प्रेतन, एक बाह्य प्रेतन। आभ्यंतर प्रेतन 5 होते हैं दोस्तों, और बाह्य प्रेतन 11 होते हैं। आभ्यंतर प्रेतन 5 होते हैं और बाह्य प्रेतन 11 होते हैं। इस डायग्राम को बना लेना, उससे पहले इनकी परिभाषा लिख लेना कि किसी भी मात्रा को उच्चारित करने में लगने वाला समय प्रेतन कहलाता है, किसी मात्रा को बोलने में लगने वाला समय प्रेतन कहलाता है। 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रेतन और बाह्य प्रेतन। आभ्यंतर प्रेतन 5 होते हैं और बाह्य प्रेतन 11 होते हैं, एकादश होते हैं और पंचा होते हैं। उसके बाद में आभ्यंतर प्रेतन की बात करें तो आभ्यंतर प्रेतन आभ्यंतर प्रेतन 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला होता है दोस्तों स्पष्ट प्रेतन। आभ्यंतर प्रेतन का मतलब होता है जिन मात्राओं को अंदर से प्रयत्न करना होता है, जिनको बोलने के लिए आभ्यंतर प्रेतन कहा जाता है। और इसमें पहला आता है स्पष्टम प्रेतन। स्पष्टम प्रेतन में पूरे स्पर्श वर्ण आते हैं दोस्तों, पूरे स्पर्श वर्ण आते हैं। पूरे स्पर्श वर्ण का मतलब है कि आभ्यंतर प्रेतन स्पष्ट होता है। आभ्यंतर क्या होता है? स्पष्ट होता है। स्पष्ट का यानी 25 वर्ण आते हैं आभ्यंतर प्रेतन में। का जो कैसे लेकर म तक के वर्ण हैं, कु चू टू तू पू, ये जो सारे वर्ण हैं चू टू प्रत्याहार के, ये सब कहाँ आएंगे? आपके स्पष्ट प्रेतन में आएंगे। जिनका आसानी से बोला जा सकता है उन्हें स्पष्ट प्रेतन कहा जाता है। ऐसे भी याद कर सकते हो आप, जिनको बोलने में आसानी होती है। कैसे लेकर म तक का जो कक्का होता है वो होता है स्पष्ट प्रेतन। याद रखना दोस्तों, ये आपके कादियो माँ औसानाम स्पर्शा है, कादियो माँ औसानाम स्पर्शा है, इनको कहा जाता है स्पष्ट प्रेतनम। उसके बाद में सेकंड जो आता है वो है ईसत स्पष्टम, वो था स्पष्टम। दूसरा है ईसत स्पष्टम, और ईसत स्पष्टम में अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रेतन होता है। ईसद स्पष्टम में अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्णों का दूसरा नाम यण प्रत्याहार भी है, यण वर्ण भी कहा जाता है। और इनका क्रम है ये व र ल। और इनका क्रम ये व र ल ही क्यों है? क्योंकि जो पांचवा और जो छठा माहेश्वर सूत्र है उसके अनुसार इनका क्रम ये व र ल है दोस्तों। अंतस्थ वर्णों को ईसद स्पष्टम प्रेतन के अंतर्गत आते हैं, जो कि ये व र ल और यण प्रत्याहार होता है। उसके बाद तीसरा जो आभ्यंतर प्रेतन है वो है आपका ईसद विवृतम। कौन सा है? ईसद विवृतम। और ईसद विवृतम में कौन से प्रत्यय आ जाएंगे? उष्म वर्ण आ जाएंगे। उष्म वर्ण आ जाएंगे जिसे आप सल प्रत्याहार भी कहते हो। क्या कहते हो? शल प्रत्याहार। आभ्यंतर प्रेतन ईसद विवृतम होता है। क्या होता है? ईसद विवृतम होता है। उष्म वर्ण शल प्रत्याहार आता है। उष्म वर्ण और सल प्रत्याहार ईसद विवृतम में आता है दोस्तों। इनका क्रम याद कर लेना, और इनका क्रम याद कर लेना, आपको याद करने में बहुत सहूलियत होगी। क्योंकि स्पष्ट में कौन से आ रहे हैं? स्पर्श वर्ण। ईसद स्पष्ट में कौन से आ रहे हैं? स्पष्टम। ईसद स्पष्ट में कौन से आ रहे हैं? यण प्रत्याहार, ये व र ल। और फिर ईसद विवृतम में कौन से आ रहे हैं? उधर तीसरे नंबर कौन से आ रहे हैं? उष्म वर्ण। और यहाँ पर आ रहे हैं उष्ण वर्ण, जिनको सल प्रत्याहार कहते हैं। और ईसद विवृतम आता है। तो विवृतम में आप देख सकते हो दोस्तों, विवृतम में आपके आएंगे सभी स्वर, जो त्रियोदश स्वर होते हैं वो सारे आएंगे विवृतम में। त्रियोदश स्वर कहाँ आएंगे? विवृतम में। अ
ए आ ई ऊ री री लरी ए ऐ ओ औ, ये सारे जो 13 हैं ये कहाँ आएंगे आपके विवृत्तम में, विवृत्त में आएंगे। और संवृत्त में क्या आएगा दोस्तों, संवृत्त में आएगा हस्व ए। इनके अलावा लौकिक प्रयोग और 10 के अभ्यंतर प्रयत्न संवृत्त होता है। जो ए होता है ना, हस्व है ए, उसका होता है प्रयत्न संवरितम, उसका होता है संवरितम। संवरितम में सिर्फ हस्व ए होता है, लौकिक प्रयोग होता है हस्व का। दशा के अभ्यंतर प्रयत्न संवृत्त होता है। दशा में आभ्यंतर अगर लौकिक प्रयोग होता है इस हस्व ए का, उस दशा में आभ्यंतर प्रयत्न समवृत्त होता है, तब यह ए क्या हो जाता है, समवृत्त के रूप में होता है। आप सीधा सा याद रखना, स्पष्टम पहला अभ्यंतर प्रयत्न है और स्पष्टम पहला अभ्यंतर प्रयत्न है, आप देख सकते हो। और जो स्पष्टम पहला अभ्यंतर, इसमें क्या होगा, स्पर्श वर्ण आ जाएंगे सारे, ठीक है। दूसरा आएगा आपका ईषद स्पष्टम, और ईषद स्पष्टम में आपके सारे अंतस्थ वर्ण आ जाएंगे, सारे अंतस्थ वर्ण यानी ये व रल। और स्पर्श वर्णों में कैसे लेकर मतक के वर्ण। और ईषद, दूसरा ईषद स्पष्टम हो गया, आप इनका नाम क्रम से याद कर लेना और उधर आप क्रम से वर्ण याद कर लेना, आपका सेटअप हो जाएगा। आपको अभ्यंतर प्रयत्न याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ईषद स्पष्टम, इसमें कौन से आ जाएंगे, यण प्रत्याहार के ये व रल। ईषद विवृतम, इसमें कौन से आ जाएंगे, उष्म या सल प्रत्याहार के स श और है। और इसके बाद में सारे स्वर क्या कहलाएंगे, सारे स्वर कहलाएंगे आपका। सारे स्वरों को आप क्या कहोगे, सारे स्वरों को एक साथ विवृत्त में गिनोगे और संवृत्त में आपका ए आएगा, छोटा वाला ए। उसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, तो उसके बाद में आपको बाह्य प्रयत्न पढ़ाने जा रहा हूँ। और बाह्य प्रयत्न की बात करूँ तो ये कुल मिलाकर के कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं, जिनमें 3 एक साथ आते हैं, 3 एक साथ आते हैं और 2 एक साथ आते हैं। विवार, श्वास और एगोस, विवार, श्वास और एगोस, 3 तो ये हो गए। स्वर वर्ण प्रत्याहार आते हैं इसमें सारे, स्वर वर्ण आ जाते हैं इसमें सारे। कौन से आ जाते हैं, स्वर वर्ण सारे एक साथ विवार, श्वास, एगोस में आ जाते हैं। और स्वर वर्ण, वर्णों का पहला दूसरा वर्ण होता है श, श, श और विसर्ग। क, क, ख, च, छ, इनमें कौन से वर्ण आएंगे, श्वास, नाद और घोष। श्वास, नाद, अघोष, ये जो 3 हैं स्टार्टिंग के, इनमें क्या क्या अक्षर आएंगे आपको ये तो अलग दिया हुआ है डिब्बा, आप इस पर ध्यान दो। विवार, श्वास और अघोष, जो तीन बाह्य प्रयत्न है, इन तीनों में कौन कौन स्वर आएंगे आपके, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा यानी क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये आएंगे। इसके अलावा तीनों स आएंगे और विसर्ग आएगा, तीनों स आएंगे और विसर्ग आएगा किसमें, विवार, श्वास, एगोष में। विवार, श्वास और एगोष में, विवार, श्वास और एगोष में क्या क्या आएंगे, इसमें आ जाएगा आपका क पहला और दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, और तीनों से आ जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा विसर्ग आएगा। उसके बाद में अगर बात करूँ स्वर, नाद और घोष, वहाँ था, वहाँ विवार, विवार, श्वास, एगोष था, और यहाँ पर है स्वर, नाद और घोष। और स्वर, नाद और घोष में कौन कौन से वर्ण आएंगे, वर्ण का तीसरा और चौथा और पांचवा, पहला दूसरा तो उनमें आएंगे ऊपर वाले में, और स्वर, नाद और घोष में वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये व र ल, ये सारे वर्ण का आएंगे आपका ये व र और ल, और तीसरा, चौथा, पांचवा का आएगा स्वर, नाद और अघोष में। याद कर लेना दोस्तों, पहले वाले 2 थे स्वर, नाद, घोष को एक साथ याद करना आपको, विवार, श्वास, अघोष को एक साथ याद करना। विवार, श्वास, अघोष में आपके कौन कौन से वर्ण हैं, आपके इनमें हैं वर्णमाला का पहला दूसरा अक्षर, इसके अलावा विसर्ग, इसके अलावा तीनों स, और इसके अलावा कुछ नहीं होता इनमें विवार, श्वास, अघोष में। तो इसके अलावा दूसरा आता है आपका स्वर, नाद और घोष, स्वर, नाद और घोष, इनमें क्या आएगा, वर्ण का तीसरा, चौथा, पांच आएगा। इसके अलावा आपके ये वरेला आ जाएंगे, और इस प्रकार इसमें ये सारे वर्ण सम्मिलित हो जाएंगे। और फिर आएगा अल्प प्राण और महाप्राण, 3 6 तो चुके। 7वां अल्प प्राण, अल्प प्राण में वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आ जाएगा, और ये वर्ण आ जाएगा प्रथम, तृतीय, पंचम और ये वर्ण। अल्प प्राण में कौन से आएंगे, प्रथम, तृतीय, पंचम और यण प्रत्याहार, प्रथम, तृतीय, पंचम और यण प्रत्याहार आएंगे अल्प प्राण में। और महाप्राण में क्या आएगा, महाप्राण आएगा वर्ग का दूसरा, चौथा और शल वर्ण, दूसरा, चौथा और शल प्रत्याहार,
दूसरा चौथा और सल प्रत्याहार श और है आ जाएगा महाप्राण में। और लास्ट में 3 रह जाएंगी। 3 है उदांत, अनुदांत और स्वरित। उदांत, अनुदांत और स्वरित। उदांत, अनुदांत और स्वरित, इनमें आ जाएगा आपका पूरी ए आई आ जाएगी। ए आ ई उ री री ए आई री ए आई ओ पूरा का पूरा स्वर आ जाएंगे आपका उदांत, अनुदांत और स्वरित। उदांत, अनुदांत और स्वरित। एक बार और देख लो दोस्तों आपके बाह्य प्रयत्नों को। और बाह्य प्रयत्नों को सीधा सा याद करने का फंडा है कि इनको 3-3 के क्रम में एक साथ बोला जाता है। पहला विवार, सवाद, एगोस। विवार, सवाद, एगोस, इन तीनों को एक साथ याद कर लेना, क्रम से याद कर लेना। इसमें आपका वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण आ जाएगा, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आ जाएगा, तीनों से आ जाएंगे और आपका विसर्ग आ जाएगा। और इसके बाद में जो दूसरा है श्वार, नाद और घोष। श्वार, नाद और घोष में आ जाएगा दोस्तों आपका वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण बचा हुआ और पूरा यण प्रत्याहार आ जाएगा। उसके बाद में जो तीसरा अल्प प्राण है इसमें आपके आ जाएगा वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर। इसके अलावा यण वर्ग पूरा आ जाएगा, ये व र और ल। फिर महाप्राण आएगा और महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर आ जाएगा। इसमें शल वर्ण आ जाएंगे और दूसरा और चौथा वर्ण आ जाएगा। उसके बाद जो 3 है उदांत, अनुदांत, स्वरित, इनमें सारे के सारे स्वर आ जाएंगे, सारे के सारे स्वर आ जाएंगे। इसके बाद की बात करूं दोस्तों तो उदांत, अनुदांत और स्वरित 3 प्रकार और बताएं। उदांत, अनुदांत और स्वरित। उदांत में क्या होता है? उदांत, अनुदांत और स्वरित, ये 3 प्रकार और बताता है पाणिनि। उदांत अगर आपको दे दे वहां पर प्रश्न में उदांत क्या है, तो उदांत होता है जिसके ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, नाम लिखा होता है, उसके ऊपर नीचे कोई चिन्ह नहीं होता, वो होते हैं उदांत। अनुदांत जिनके नीचे रेखा खींची होती है, जैसे राम के नीचे रेखा दिखाई दे रही है आपको। और स्वरित में क्या होता है? स्वरित में ऊपर दोनों ओर निशान लगे होते हैं। स्वरित में ऊपर दोनों ओर निशान लगे होते हैं। दोनों ओर कौन सी? ऊपर खड़ी रेखा खींची जाती है। खड़ी रेखा खींची हुई हो दोनों ओर तो स्वरित कहलाएंगे। अनुदांत क्या कहलाएंगे? जिनके नीचे रेखा खींची हो। और उदांत क्या कहलाएगा? जिसमें कोई चिन्ह नहीं होता। इनको भी याद कर लेना तीनों को। उदांत में कोई चिन्ह नहीं होता, अनुदांत में नीचे रेखा खींची जाती है और स्वरित में ऊपर दोनों ओर रेखाएं खींची जाती है। उसके बाद में आता है अभ्यास प्रश्न, जो मैं कुछ लेकर आया हूं दोस्तों, इनको भी देख लेते हैं। दोस्तों पता नहीं कैसे आपको ये यूट्यूब पर वीडियो बोलने और डालने का मौका मिला है। इसमें आपके समक्ष कुछ प्रश्न भी लेकर आया हूँ दोस्तों। आपको अच्छा लगे तो इसको अंत तक ज़रूर देखना। आपको इस वीडियो से, इन दोनों वीडियो से कम 4 से 5 प्रश्न मिलने की प्रबल संभावना है दोस्तों, और आपको बेनिफिट मिले, यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। इन वीडियो को बना करके कोई प्रसिद्धि प्राप्त नहीं करनी मुझे। माहेश्वर सूत्राणि कति सन्ति, आपको विदित होगा माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 है। कितने हैं? 14 है। माहेश्वर सूत्राणि सन्ति, 14 है माहेश्वर सूत्राणि सन्ति, जिनमें 1 to 4, 1 से 4 तक आपका स्वर और 5 से लेकर 14 तक आपके व्यंजन। उसके बाद में बात करते हैं का भाषा सर्वासा भाषा जननी अस्ति। कौन सी भाषा सभी भाषाओं की जननी है? संस्कृत भाषा। सबसे प्राचीन भाषा भी संस्कृत है, देवताओं की वाणी भी संस्कृत है। इसके अलावा संस्कृत भाषाया अंतर्गते उपसर्ग संति। संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं? संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं। हिंदी में तो उपसर्गों की माया अपरंपार होती है दोस्तों। उसके बाद में मूल स्वराणि अंतर्गते, मूल स्वरों में कितने स्वर आते हैं? कस्य वर्ण है? दीर्घ न भवति। मूल स्वरों में कौन सा ऐसा वर्ण है जो दीर्घ नहीं होता? मूल स्वराणि अंतर्गते कस्य वर्ण है? दीर्घ न भवति। लरी एक ऐसा वर्ण होता है मूल वर्णों में। मूल वर्ण कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री और लरी। अ, ई, उ, री और लरी 5 होते हैं। इनमें अ का भी दीर्घ होता है, ई का भी दीर्घ होता है, उ का भी दीर्घ होता है और री का भी दीर्घ होता है। लेकिन लरी ऐसा वर्ण है जिसका कभी दीर्घ नहीं होता। याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा स्पर्श वर्ण नास्ति। इनमें से स्पर्श वर्ण कौन सा नहीं है? क, ज, ये और ट। क, च, ट, त, प, चारों वर्ग, 5 वर्ग स्पर्श आते हैं और ये ऐसा है जो यण प्रत्याहार का वर्ण है। और ये कौन से में आता है? अंतस्थ में आता है। उसके बाद में स्पर्श वर्ण आस्ति। स्पर्श वर्ण कौन सा है? यहाँ देख लो आप, यहाँ पर अ दिया गया है, ए दिया गया है और ह दिया गया है, इसलिए यहाँ पर स्पर्श वर्ण ट होगा। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25 होते हैं। कादमयो अवसानाम स्पर्शा है। उसके बाद में आपके अंतस्थ वर्णनों
अंतस्थ वर्णानो क्रम कर्म क्या है? अंतस्थ वर्णों का कर्म क्या है दोस्तों? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। व र ल याद कर लेना। माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से ये कर्म बताया गया है, आपकी वर्णमाला के हिसाब से नहीं है, माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से है। ये व र ल ये कर्म है किसका? अंतस्थ वर्णों का। उसके बाद में यण वर्ण नास्ति। यण वर्ण कौन सा नहीं है? यण वर्ण में कौन से आते हैं? ये व र ल। तो ये ल और र तीनों है और श नहीं है। उसके बाद में आपको प्रश्न पूछा जाता है उष्म वर्णानाम कर्म है क। उष्म वर्णों का कर्ण क्या है? शल प्रत्याहार याद करो। शल प्रत्याहार में आता है श श श है। शल प्रत्याहार में स श स और है आएगा, इसलिए उष्म वर्णानाम कर्म स श श और है सल प्रत्याहार। इसके अलावा उष्म वर्ण अस्ति। उष्म वर्ण कितने उष्म वर्ण अस्ति। उष्म वर्ण कौन सा है? श उष्म वर्ण अस्ति। इसके बाद में एच प्रत्याहार है, कर्म है क। एच प्रत्याहार का कर्म भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में दोस्तों। ए ओ आई और औ, इनका कर्म होता है ए ओ आई औ। और कर्म क्यों हुआ? क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में इनका कर्म यही बताया गया। ए ई उ री नरी क ए ओंग आई अवच। ए ओ ओंग आई अवच, इसलिए इनका कर्म ए ओ आई औ होता है। इसके अलावा लघु सिद्धांत कौमुदी कृति किसकी है? लघु सिद्धांत कौमुदी कृति अस्ति किसकी है? वरदराजाचार्य की। ये वही वरदराज है जिसको स्कूल से कमजोर दिमाग के कारण निकाल दिया गया था दोस्तों, और बाद में पत्थर के निशान देख करके ये शिक्षा ग्रहण करते हैं और वापस उसी को स्कूल में जाते हैं और एक बहुत बड़े संस्कृत के महान ऋषि बनते हैं। और इन्हें लघु सिद्धांत कौमुदी किताब लिख दी, जो आज संस्कृत वर्णमाला की आधारभूत पुस्तक है। इसके बाद की बात करूँ तो इसके बाद में एक संस्कृत का तो एक सीधा सा फंडा है दोस्तों। संस्कृत में जो भी बड़ा कवि हुआ है वो हमेशा पागल सुल्तान की तरह ही होता है। जैसे साउथ कोरिया का, जैसे उत्तरी कोरिया का किम जोन उन है ना, इस प्रकार के ही पैदा होते हैं, मूर्ख पैदा होते हैं। आपने सुना होगा कि महाकवि कालिदास था, वो सबसे बड़ा मूर्ख था। उनकी जब शादी के लिए इनविटेशन आया था, उस वक्त जिस लड़की के साथ उनकी शादी हुई थी, उस लड़की का उसको उल्टा दिमाग वाला बंदा चाहिए था, और उसने बहुत सारे राजा महाराजा उसकी शादी के लिए बुलाए गए। लेकिन जब वहाँ पर कालिदास जी आते हैं तो वो उनसे कुछ प्रश्न पूछती है, और कालिदास जी एक मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हुए उन प्रश्नों के उल्टे जवाब देते हैं, और कालिदास जी शादी कर लेती है। लेकिन उसी वक्त कालिदास वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और जंगलों में जाकर ऐसा ग्रहण दिन करते हैं जहाँ पर वो इस संस्कृत और हमारे इतिहास में 7 ऐसे ग्रंथ लिखकर चले जाते हैं जिनका आज IAS से लेकर RS से लेकर और आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में उनको याद करना अति महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। इनका मालविकाग्निमित्रम नामक एक इनका वो था नाटक, वो दोस्तों 2017 के IAS प्री एग्जाम में पूछा गया था। तो देख सकते हो आपकी क्या इंपॉर्टेंस है कालिदास की। कालिदास ने 3 तो नाटक लिखे, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोकवंशीयम। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोवंशीयम 3 नाटक याद कर लेना। मालविकाग्निमित्र पे IAS प्री एग्जाम 2017 में प्रश्न पूछा गया है इतिहास में, क्योंकि जो ये अग्निमित्र है ये शिशुनाग वंश का एक प्रतापी राजा था दोस्तों, और शिशुनाग वंश का जो प्रतापी राजा था उसके ऊपर इतिहास में इस मालविकाग्निमित्र से 2017 का IAS प्री का पेपर उठाकर देख लेना, उसमें प्रश्न आया था। 3 नाटक हो गए कालिदास के, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोकवंशीयम। उसके अलावा महाकाव्य 2 महाकाव्य लिखे थे, रघुवंशम और कुमार संभवम। इसके अलावा 2 खंड काव्य लिखे थे, मेघदूत और मेघदूत और ऋतु संहारम। इसके बाद में कुछ और प्रश्न है। पाणिनि के अनुसार वर्ण है कति संति। पाणिनि के अनुसार 63 या 64 वर्ण होते हैं। इसके अलावा सूत्राकार कथ्यते, सूत्रकार किसे कहा जाता है? पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और प्रश्न है। अष्टाध्यायी कृति कस्य कृति अस्ति? अष्टाध्यायी पाणिनि की कृति है दोस्तों। महाभाष्य कृति पतंजलि की पिछली बार रेट में पूछी जा चुकी है, इस बार पाणिनि की कृति पूछने की प्रबल संभावना है। वार्तिकाकार क कथ्यते, वार्तिकाकार कात्यायन को कहा जाता है दोस्तों। वार्तिकाकार किसको कहा जाता है? कात्यायन को। और कात्यायन ने महाभाष्य की उपमा किसको दी गई है? पतंजलि को। और वार्तिकाकार की उपमा किसे की है? कात्यायन को। वार्तिकाकार किसे कहा जाता है? कात्यायन को। और पतंजलि को महाभाष्यकार कहा जाता है, क्योंकि महाभाष्य पतंजलि की
रचना है। इसके बाद की बात करूं तो एक दो प्रश्न और रहे हैं, उनमें है आभ्यंतर प्रयत्न कति भवंती, आभ्यंतर प्रयत्न 5 थे और बाह्य प्रयत्न 11 थे। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अल्प प्राण वर्ण नास्ति, अल्प प्राण में कौन सा वर्ण नहीं आता? तो अल्प प्राण में आपका जे भी आता है, ये भी आता है, कभी वर्ण नास्ति, इसमें ये ट वर्ण नहीं है दोस्तों। इसके बाद में बात करूं तो महाप्राण नास्ति, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो महाप्राण कौन सा नहीं है? वह नहीं है। महाप्राण में आपको देख सकते हो यहाँ पे वह नहीं है। महाप्राण वर्ग का महाप्राण में कौन सा आता है? दूसरा चौथा और शल वर्ण आते हैं। महाप्राण में दूसरा चौथा और शल वर्ण आते हैं। और अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचा और यण प्रत्यार आता है। अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचा और यण प्रत्यार आता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, पहला है, ये पांचा है और जो तीसरा है, और यहाँ पर जो ठ है ये नहीं है महाप्राण अल्प प्राण में। और महाप्राण में आप यहाँ देख सकते हो ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वहाँ पर वर्ण का दूसरा चौथा और शल प्रत्याहार आते हैं। और शल प्रत्याहार में वह आता है, स आता है आपके, स कहाँ पर आता है आपका? श और थ आपका आ गया पहले तीसरे और शल प्रत्याहार में आ गया स। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अगला शोरी, यहाँ पर आपका सल प्रत्याहार का स आ गया और पहला तीसरे पांचवे में भ आ गया और थ आ गया। ठीक है। और वह जो यण प्रत्याहार है वो आपका अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं है। उसके बाद में दोस्तों उसमें इसके बाद में एक और प्रश्न है, हस्व अकारस्य लौकिको योग दशायाम प्रयत्नम अस्ति। हस्व अकारस्य तब को पता होगा, एकमात्र हस्व अकारस्य जब लौकिक योग में इसका लौकिक योग दशायाम लौकिक योग प्रयत्नम अस्ति, ये प्रश्न मैंने आपको बताया था, एक अलग से प्रश्न था। इस प्रश्न को देख लेना दोस्तों, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। इसको संवृत्तम का ये एकमात्र उदाहरण है संवृत्त का। संवृत्त जो बाह्य प्रयत्न 5 बताए थे उनमें उन आंतरिक प्रयत्न 5 बताए थे, उनमें संवृत्त एकमात्र हस्व अकार से लोक योग दशा में प्रयत्न होता है। कौन सा? संवृत्त। इसके बाद में इस प्रकार दोस्तों आज की हमारी ये कहानी यहीं पर संपन्न होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में धन्यवाद लिख देना, और अगर अच्छी नहीं लगी तो भी एक बार देख लेना दोस्तों, आपको बहुत उपयोगफुल होगी। और इस प्रकार आज का वीडियो का अंत करना चाहूँगा, और शायद मेरे हिसाब से संस्कृत विषयों का भी अंत करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों ये कोई मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरी मातृभाषा है, इसलिए मैं इस पर वीडियो लेकर आया हूँ। और कुछ एक दो लोगों के लिए, उन एक दो लोगों ने अगर इसको अंत तक देखना है तो ही उनको फ़ायदा मिलेगा। और आपको इतना तो वादा है कि 4 से 5% यहाँ से आपको रीट परीक्षा में मिलेंगे। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा दोस्तों। अंत में यही कहना चाहूँगा कि सुर से सुबोधा ललिता हृदय रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नेव कलेसा न च कठिना। दोस्तों अमृतवाणी भाषा है, देववाणी है ये भाषा, इसको आप आसानी से पढ़ते जाइए, ये आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाने वाली है। जय हिंद, जय सरस्वती मैया।